सो सेक्शन 7 से स्टार्ट करते हैं अपना AML CFT रेगुलेशंस। बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ लीगल पर्सन्स एंड लीगल अरेंजमेंट्स। बेनिफिशियल ओनरशिप, ठीक है। इसमें देखते हैं सेक्शन में क्या बोलता है वो। वेयर अ कस्टमर इज अ लीगल पर्सन, कोई कंपनी है अगर, इन एडिशन टू अदर मेयर्स द रेगुलेटेड पर्सन शैल, दूसरी मेयर भी करेगा, लेकिन एक चीज़ जो ये करेगा, एक्वायर and use requested information and data obtained from liable sources for the following purpose. ये understand the nature of the customer's business and its ownership and control structure, ठीक है। Identify and verify the identity of natural person whether acting alone or together, who owns the owns or ultimately controls the ownership interest in the legal person. Where there is doubt under class B as to whether the natural persons who ultimately own have control and ownership interest in legal persons. Persons are beneficial owners in the legal person are the beneficial owners, or who where no natural person ultimately own or exert control through ownership interest in legal, मतलब डाउट है नहीं, कोई चेंज है, कुछ भी मसला है उसमें, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द नेचुरल पर्सन, आइडेंटिफाई करना नेचुरल पर्सन हु अल्टीमेटली कंट्रोल्स द लीगल पर्सन और हैव अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ कंट्रोल लीगल पर्सन। अगर डाउट है तो फिर उसको क्लियर करना है, ठीक है। वेयर नो नेचुरल पर्सन आर आइडेंटिफाइड, क्लास बी आइडेंटिफाई द नेचुरल पर्सन हैविंग एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन लीगल पर्सन इन द इक्विवेलेंट और सिमिलर पोजीशन। अब कुछ ऐसे इदारे हो सकते हैं जहाँ पे अल्टीमेट नेचुरल पर्सन नहीं होगा, जैसे फॉर इंस्टेंस पीटीवी को अल्टीमेट इसके बेनिफिशियरी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में जो कम्युनिकेशन जो कोई MNAs होते हैं, ये अल्टीमेट वो कर रहे होते हैं, अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो इस सूरत में इसका कोई अल्टीमेट बेनिफिशियरी नेचुरल पर्सन है नहीं, क्योंकि हर 5 साल बाद MNAs चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो नेचुरल पर्सन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के बेस पे होगी, इस तरह से। इसी तरह की और भी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, तो इस मामले में ये बोला गया। Where the customer is legal arrangement, the regulated person shall, in addition to other measures, acquire and use requisite information and data obtained from the reliable sources for the following purposes. अगर लीगल अरेंजमेंट है, रेगुलेटेड पर्सन जो है वो एक्वायर करेगा रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन रिलायबल सोर्सेज से। पर्पसेस क्या क्या होंगे, फॉर ट्रस्ट बनाने के लिए कि भाई ये ठीक है, कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर रहे हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड या टेररिज्म को फाइनेंस नहीं कर रहे। आइडेंटिफाई वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ सेटलर, ट्रस्टी, प्रोटेक्टर, द बेनिफिशियरी इंक्लूडिंग एवरी बेनिफिशियरी दैट फॉल्स विद इन डेजिग्नेटेड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। एंड एनी नेचुरल पर्सन एक्सरसाइजिंग अल्टीमेट ऑनरशिप, effective control over the trust including through chain of control, ये सब, ठीक है। For other types of legal arrangement, identify and verify the identity of persons or equivalent similar position, identification of beneficiary in life insurance and ये 8th है ये। इसमें इनहेरेंट रिलीजियस, इस मामले में क्या करना है, लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल के लिए अगर ये स्पेसिफिक केस आ जाए एग्जाम में तो सेक्शन 8 इसको टैकल करता है। रिक्वायरमेंट रेगुलेशन इंश्योरर के लिए ये हो कि कंडक्टर इन एडिशन टू ऑल द रिक्वायरमेंट्स और दोज रेगुलेशन, ये जो इंश्योरर और तकाफुल ऑपरेटर होंगे ये CGD कंडक्ट करेंगे फॉर द बेनिफिशियरी लाइफ इंश्योरेंस और तकाफुल एंड अदर इंश्योरेंस तकाफुल रिलेटेड पॉलिसीज एज सुन एज बेनिफिशियरी ऑफ सच पॉलिसीज आइडेंटिफाइड और डेजिग्नेटेड फॉर बेनिफिशियरी for a beneficiary that is identified as specifically named natural person, legal person or legal arrangement, obtain the full name and identity of such beneficiary, ठीक है। मतलब बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई होगा पूरा का पूरा, ये स्पेसिफिकली जो है ना लाइफ इंश्योरेंस और तकाफुल के लिए CGD मेयर्स, ठीक है, कि CGD मेयर्स तो करनी है और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है सही प्रॉपर से। For a beneficiary that is identified as specifically named natural person, legal person और legal arrangement, ठीक है। फुल नेम और आइडेंटिटी ले लेनी है, सिंपल सादा अगर देखें तो अजीब से इंग्लिश लिखी हुई है। फॉर बेनिफिशियरी that is designated by a characteristic class or other means and is known to its regulated person, obtain sufficient information concerning the beneficiary। अगर कोई बेनिफिशियरी है जो डेजिग्नेटेड बाय कैरेक्टरिस्टिक है, क्लास है, कोई कंपनी है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंश्योरेंस में, तो वो फिर
जो है रेगुलेटेड पर्सन जो होगा, जैसे ये इंश्योरेंस वाले जो काफुल वाले, ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द बेनिफिशियरी टू सर्टिफाई दैट इट विल बी एबल टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी। इतनी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे कि आइडेंटिटी उसकी एस्टैब्लिश हो रहा है। फॉर बोथ द अबव केसेस वेरिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द बेनिफिशियरी की आइडेंटिटी का पता होना चाहिए, ठीक है। शुड अकर एट टाइम ऑफ द पे आउट पे तो लाजमी करनी है, सही है। एंड insurer, the kafil operator shall take reasonable measures at the time of the payout to determine whether the beneficiary, where applicable, beneficiary or beneficiaries are politically exposed, and where the higher risks are identified. And insurance, the kafil operator should require to inform senior management before the payout of the policy proceed। मतलब अगर बंदा कोई एक्सपोलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, कोई रिस्क है, तो फिर वो सीनियर मैनेजमेंट को बताएगा टू कंडक्ट एनहांस स्क्रूटनी ऑफ द होल बिजनेस रिलेशनशिप विद द पॉलिसी होल्डर एंड टू कंसीडर मेकिंग अ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, ठीक है। अगर वो मामला हो जाए तो एक तो सीनियर मैनेजमेंट को बताएगा सीनियर मैनेजमेंट, और दूसरा एसटीआर फाइल कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी स्क्रूटनी होगी प्रॉपर से, सही हो गया। इसके बाद the kafil operator shall include the beneficiary of life insurance policy as a relevant risk factor लगाएंगे in determining whether enhanced due diligence measures are applicable under regulation 9, and where an insurer the kafil operator determines that beneficiary who is legal person or legal arrangement represents a higher risk, it shall take enhanced measures which include reasonable measures to identify and verify the identity of the beneficial owner ऑफ द बेनिफिशियरी एट द टाइम ऑफ द पे आउट, ठीक है। ये है कि ये ईडीडी देखेंगे कि भाई ज़रूरत है ईडीडी की तो वो करेंगे, ठीक है। अगर रेलिवेंट रिस्क फैक्टर रिस्क हाई है तो ईडीडी करनी पड़ेगी, अगर लो है तो नहीं करेंगे, ठीक है। सीडीटी तो करेंगे, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, सही है। लेकिन ईडीडी इन्हेंस उससे भी ऊपर का एक लेवल होता है, सही है। इट शैल बी इन्हेंस्ड में ये करेंगे, तो पे आउट पे तो करेंगे। बेनिफिशरी हायर रिस्क पे तो वो पे आउट पे तो लाजमी करेंगे, ठीक है, सही है। ओके, आगे चलते हैं। नहीं, इनहेंस ड्यू डिलिजेंस क्या है? इनहेंस ड्यू डिलिजेंस रेगुलेटेड पर्सन शैल इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम पॉलिसीज प्रोसीजर, इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स वगैरह होंगे, सारा कुछ होगा। इफ एनी कस्टमर प्रेजेंट्स हाई रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म और फाइनेंसिंग, मतलब उसके लिए वो इंटरनल रेगुलेटेड पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ सब रेगुलेशन 1। Circumstances where customer presents high risk of money laundering include not limited to ये customer policy holder belong to countries which are non-compliant with any money laundering regulation। तो इसके लिए क्या करेंगे? फॉर द पर्पज ऑफ सब रेगुलेशन रेगुलेटेड पर्सन शैल इम्प्लीमेंट, हाँ इनके लिए ये करेंगे कि पॉलिसीज बनानी है फॉर द पर्पज ऑफ सब रेगुलेशन 1, इसकी बात कर रहे हैं। सर्कमस्टेंसेस वेयर कस्टमर प्रेजेंट्स हाई रिस्क है इंक्लूड, तो ये करेंगे कस्टमर हाई रिस्क ये हो सकते हैं, ऐसे FATF की लिस्ट पे है, ठीक है, और वो उस कंट्री से है जहाँ पे वो नॉन कंप्लायंट है मनी लॉन्ड्रिंग में, उनका मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ ही नहीं होगा। सच बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप एसोसिएशन लीगल अरेंजमेंट इंक्लूडिंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच रिसीव डोनेशंस, ठीक है। अगर इस तरह कोई इदारा है जो डोनेशन लेता है वो भी हाई रिस्क है। लीगल पर्सन और अरेंजमेंट विद कम्प्लेक्स ऑनरशिप स्ट्रक्चर, पता नहीं चलता कहाँ से पैसा किधर जा रहा है, फिर वो बीच में पैसा मतलब गड़बड़ हो जाता है और इस तरह रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। रेगुलेटेड पर्सन शैल परफॉर्म EDD proportionate to risk posed to the business relationship by customers that are identified as high risk or are notified as such by the commission। उन लोगों की EDD करेगा जो हाई रिस्क पोज करते हैं, या फिर उसको कमीशन SEC बता देता है कि भाई ये हाई रिस्क वाला बंदा है, इसकी EDD परफॉर्म करो। EDD में इंक्लूड ये EDD हो सकते हैं बट नॉट लिमिटेड टू, और भी हो सकते हैं, लेकिन मेन ये चीज़ें हैं। मेन ये चीज़ें ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम रेगुलेटेड पर्सन सीनियर मैनेजमेंट टू एस्टैब्लिश द कंटिन्यू बिजनेस रिलेशनशिप विद सीनियर मैनेजमेंट से सबसे पहले अप्रूवल लेना है, ठीक है, अप्रूवल ले लेना है, सही हो गया। एस्टैब्लिश बाय अप्रोप्रिएट मीन्स सोर्सेज ऑफ वेल्थ ऑफ फंड्स बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ फंड्स एज अप्रोप्रिएट इंक्लूडिंग रेगुलेटेड पर्सन ऑन असेसमेंट टू दिस इफेक्ट। मतलब मीन्स देखने हैं कि ये फंड मतलब जो बेनिफिशियल ओनरशिप है उसके फंड्स और उसकी वेल्थ के मीन्स देखने हैं, वो कहाँ से पैसे ले रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सारा कुछ वो असेसमेंट लगानी है। कंडक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस रिलेशंस एनहेंस्ड मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस रिलेशंस विद कस्टमर्स, ठीक है। कंडक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस में भी इन्हेंस मॉनिटरिंग करनी है
कि एडवांस किस्म की कोई एनालिटिक्स लगा के चेक करना है कि भाई ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो सकती। लाइक एक बंदे की तनख्वाह 50,000 है, वो बंदे की तनख्वाह 50,000 है, लेकिन उसको 2 करोड़ रुपए आ जाते हैं उसके अकाउंट में, ठीक है, तो 20 मिलियन होगा ना, 2 करोड़ आ जाता है। तो और फिर वो कहीं जा रहा है ऐसे लोगों के अकाउंट में जिनका कोई अता पता ही नहीं है, ना कोई ताल्लुक है, तो मतलब शक पड़ जाता है चीज़ों पे, ठीक। तो अगले ये सेक्शन हो गया 10वें से, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।